हेलो दोस्तों, जागरण जोश के डेली करंट अफेयर्स Q&A सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके आंसर्स को, उनसे जुड़े फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और आज का पहला सवाल है, हाल ही में तेलंगाना विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन है मुमताज अहमद खान, श्रीनिवास रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, ई राजेंद्र। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीनिवास रेड्डी। श्रीनिवास रेड्डी कौन है? ये टीआरएस के नेता हैं, ये लीडर हैं। उसके पार्टी के जो लीडर है उनका नाम है के चंद्रशेखर राव, जो कि तेलंगाना के सीएम भी बने हैं। 2018 में इलेक्शन हुआ था और अभी जाके इनके हौस स्टार्ट हुई है। उसी का जो पहला अध्यक्ष अभी उन्होंने बनाया है वो श्रीनिवास रेड्डी है। आपको ये बता दूं, तेलंगाना का एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट ये पहला असेंबली इलेक्शन था जिसमें टीआरएस ने 2/3 मेजॉरिटी हासिल की थी। साथ ही उन्हें कुछ और पार्टी जैसे एआईएमआईएम का भी समर्थन मिला था और वो मिला के उन्होंने वहां पे सरकार बनाया। कुछ और बात करते हैं श्रीनिवास रेड्डी की। इस बार 6ठी बार विधायक बने हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि वो मोस्ट सीनियर पर्सन इन द हाउस हैं। तेलंगाना के 6ठी बार बने हैं। हालांकि जब ये पहला असेंबली इलेक्शन हुआ है तेलंगाना में, तो वहां पे हम ये कह सकते हैं कि तेलंगाना के पहले असेंबली में भी वो पहली बार एमएलए बने हैं। निर्विरोध चुने गए हैं। इनके खिलाफ किसी पार्टी ने भी अपना कोई उम्मीदवार वहां खड़ा नहीं किया है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में भी वहां के जो अध्यक्ष नियुक्त हुए थे विधानसभा के, वो भी निर्विरोध चुने गए थे। बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा NMIC का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन है नई दिल्ली, पुणे, मुंबई, कोलकाता। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई। दोस्तों ये जो संग्रहालय बनाया गया, इससे पहले सरकार ने संग्रहालय सलाहकार समिति की स्थापना की थी और जिसकी अध्यक्षता जो थी वो श्याम बेनेगल को दी गई थी। श्याम बेनेगल आपको पता है इंडियन फिल्म के बहुत ही लेजेंडरी फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं। उनकी अध्यक्षता में ही ये संग्रहालय का पूरा कामकाज देखा गया और प्रसून जोशी की अध्यक्षता में समिति बनी थी। उसने इसको उन्नत बनाने में, इसको डेवलप बनाने में अपना सहयोग किया था। यानी इसमें 2 कमेटी का योगदान रहा, एक श्याम बेनेगल कमेटी का और एक प्रसून जोशी कमेटी का। दोनों ने मिलकर ही ये जो नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा है, इसका स्थापना में अपना भरपूर योगदान दिया है। इस संग्रहालय की एक अहम जानकारी आपको बता दूं, ये संग्रहालय 2 इमारतों में अवस्थित है। पहला है नवीन संग्रहालय भवन और दूसरी है 19वीं शताब्दी के ऐतिहासिक महल गुलशन महल। यानी इन दोनों में ही इस संग्रहालय को स्थापित किया गया। इस संग्रहालय में 4 प्रदर्शनी हॉल बनाए गए हैं, जिसमें गांधी और सिनेमा, बाल फिल्म स्टूडियो, प्रौद्योगिकी, रचनात्मक और भारतीय सिनेमा। जैसे गांधी और सिनेमा है, यहाँ गांधी और इंडियन फिल्म का क्या एक हिस्टोरिकल एक इतिहास रहा है, इसके बारे में इस प्रदर्शनी हॉल में आप देख सकेंगे। वहाँ पे पेंटिंग्स के जरिए, ग्राफ के जरिए, बहुत ही मोहक तस्वीरों के जरिए इसको बनाया गया है। दूसरी है बाल फिल्म स्टूडियो। इसमें क्या है कि अभी तक इंडियन फिल्म में कितने चिल्ड्रन को लेके फिल्में बनी है जो कि उन्हें प्रोत्साहित करती है, उस तरह की फिल्मों को बारे में बताया गया है। तीसरा हॉल है प्रौद्योगिकी, रचनात्मक और भारतीय सिनेमा, जहाँ पे इनोवेशन, टेक्नोलॉजी के जरिए जो भी इंडियन सिनेमा को, साइंस और फिक्शन को रिच बना के जो फिल्म बनाई गई है उसके बारे में प्रदर्शनी बताई गई है। और चौथी है भारतीय सिनेमा, कि इंडियन सिनेमा का एक पूरा एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक क्या अप्रोच रहा है, उसके बारे में इस प्रदर्शनी हॉल में चीजों को दर्शाई गई है। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस में कितने फीसदी महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा की? ऑप्शन है 50, 20, 30, 10। यानी ये 50%, 20%, 30%, 10%। और दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 20%। हाल ही में जो हमारी डिफेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये घोषणा की कि हम लोग डिफेंस मिलिट्री में धीरे धीरे 20% महिलाओं को शामिल करेंगे। ये क्यों किया जा रहा है, ये डिसीजन क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये जो निर्णय है वो सैन्य बलों में यानी आर्म्ड फोर्सेस में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को, इनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के मकसद से किया गया है। भारतीय सेना में अब ऐसा कहा जा रहा है कि महिलाओं की भूमिका और भी बढ़ने वाली है। ऐसा क्यों हमें लग रहा है? जो देश का डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा करेंगे। दूसरा, आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि हमारे जो सेना प्रमुख है जनरल बिपिन रावत, उन्होंने ये घोषणा की कि हम लोग सेना में धीरे धीरे महिलाओं को बढ़ाएंगे और हर साल कम से कम 52 महिलाओं को, यानी 52 जो लेडीज होंगी, उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा, इंडियन जो आर्मी ग्रुप है उसमें।
तो ये दर्शाता है कि इंडिया वीमेन के प्रेजेंटेशन को लेके आर्मी में या किसी भी सेक्टर में कितना वो लोग जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं। और ऐसा पहली बार होगा जब कार्मिक निचले अधिकारी रैंक, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक की भूमिका में भी महिलाओं को शामिल किया जाएगा। सेना की मिलिट्री पुलिस, कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस में महिलाओं को भर्ती करने के लिए काफ़ी लंबे समय से भारत में इस पे बहस चल रही थी, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वॉर के लेवल से ये कितना इम्पोर्टेंट है नहीं है। तो अभी भी जो वॉर फ्रंटियर होगा वहाँ पे तो वीमेन के लिए अभी शायद रास्ता उतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि जब भी कोई वॉर होती है तो उसमें अगर महिलाएं आगे हो तो उन्हें फिर जो आपके दुश्मन की सेना है वो उन पे पहले हमला करते हैं कि हो सकता है इन्हें हम लोग पहले हरा दें, और ऐसा कुछ हो रहा है। तो ऐसा तो नज़दीक के फ्यूचर में नहीं लग रहा है कि वॉर फ्रंटियर पे महिलाओं को दे, लेकिन फिर भी इनकी सशक्त रूप से वहाँ पे भागीदारी हो, स्ट्रॉन्ग पार्टनर वहाँ पे उनकी पार्टिसिपेशन हो, इसको लेके हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो भी काफ़ी उत्साहित है। और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है कि 20% महिलाओं को अब वो इसमें शामिल करेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। 15वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? वाराणसी, पटना, चंडीगढ़, चेन्नई। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वाराणसी। धर्म नगरी काशी में पहली बार होने वाले प्रवासी कुंभ की शुरुआत 21 से 23 जनवरी यानी कल से शुरू हो गई है और जो आने वाले कल तक चलेगी। इसकी शुरुआत कब हुई? जब यूपी प्रवासी भारतीय दिवस हुई, उन्हीं के साथ इनका भी शुभारंभ किया गया। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, ये हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस बार विदेश मंत्रालय ने फैसला लिया है कि 9 जनवरी के बजाय हम लोग 21 से 23 जनवरी के बीच इसको मनाएंगे। ऐसा ये डिसीजन क्यों हुआ? दोस्तों आप सबको पता है कि अभी कुंभ स्टार्ट हुआ है, कहाँ पर? प्रयागराज में। जो भारतीय हैं जो बाहर में रहते हैं तो उनको ऐसे समय पे उनको यहाँ पे लाने का और ये मीटिंग, ये सम्मेलन आयोजित करने का विचार था ताकि वो यहाँ के सम्मेलन में भी आए और साथ में जो वर्ल्ड फेमस इंडिया का कुंभ है उसमें भी अपना पार्टिसिपेशन करें, वहाँ जाके देखें कि ये जो एक पौराणिक चीज़ें हैं जिसको एक हम लोग प्राचीन काल से जहाँ कुंभ लगते आ रहा है वो कुंभ कितना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। इन्हीं सबको देखते हुए उन्होंने इसे शिफ्ट कर दिया 21 जनवरी और अब 21 जनवरी को ये शुरू हुआ है, 23 तक चलेगी। इसके जो मुख्य अतिथि हैं वो है मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ। अब ये क्या है कि इनको नरेंद्र मोदी ने क्लियरली और बहुत ही आदरपूर्वक इनको बुलाया था कि हम लोग जो ये प्रवासी सम्मेलन कर रहे हैं उसके आप चीफ गेस्ट बनिए, और फिर वहाँ से आए हैं। अब कहेंगे ये जो प्रवासी सम्मेलन है ये क्या है? देखिए, ये जो विदेशी डायस्पोरा है, जो इंडियन है लेकिन बाहर में जाके शिफ्ट हो गए हैं और सदियों से वहाँ रह रहे हैं, उनसे जुड़ने का, उनसे संपर्क करने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। इस बार का जो थीम होगा, जो विषय होगा, वो होगा नव भारत निर्माण में भारतीय डायस्पोरा की भूमिका। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी इतिहास बताऊंगा प्रवासी भारतीय दिवस की, कि ये एक्चुअली शुरुआत कब हुई। समय था 2002, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए एमएल सिंघवी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी कि आप देखिए कि हम किस तरह से प्रवासी भारतीय से जुड़ सकते हैं एज ए कंट्री। एमएल सिंघवी ने 2002 में अपने रिकमेंडेशन दिया था कि हम लोग 9 जनवरी को एक ऐसा प्रवासी भारतीय दिवस मनाएं जहां पे जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग हैं जो भारतीय हैं और दूसरे देशों में शिफ्ट हो गए हैं, वहां पे बड़े बड़े पोजीशन पे, डिसीजन मेकिंग के पोजीशन पे हैं, उन्हें हम लोग यहाँ पे बुलाएं। और 2002 में पहली बार 9 जनवरी को इसकी शुरुआत की गई थी। ये 9 जनवरी क्यों? क्योंकि ये महात्मा गांधी के भारत आगमन का ये एक दिन है, ताकि हमें एक इतिहास भी ये हमेशा दिखाते जाए। और 2003 से ये हर साल प्रवासी भारतीय दिवस भारतीय सरकार मनाते आई है। ये 15वां इवेंट है, 15वीं भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस है। 14वीं जो हुई थी वो बेंगलोर में हुई थी और अभी 15वीं वाराणसी में हो रही है। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को बीटेक में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन है? ऑप्शन है आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी पटना। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद ना सिर्फ देश का पहला बल्कि वर्ल्ड का 3rd ओनली इंस्टीट्यूशन है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक की डिग्री शुरू की है। इससे पहले अमेरिका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में
ये सिर्फ कोर्स होता था और अब जाके ये IIT हैदराबाद में भी होगा। इसकी जो शैक्षणिक सत्र होगा, जो यहाँ पे जो सेशन चलेगा वो 2019-20 यानी इसी साल से इसको शुरू किया जाएगा। पहले में 20 स्टूडेंट को भरा जाएगा पहले बैच में, और फिर आगे इसको किस तरह से बढ़ाया जाए वो भी देखा जाएगा। आप सब हमें एक बार ये बताइएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में भी बताऊंगा अगर आप कहेंगे, लेकिन पहले आप हमें ये समझाएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं, ताकि हम अगले वीडियो में इसके बारे में आपको थोड़ा सा और विस्तार से बता सको। बढ़ते आज के अगले सवाल की ओर। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया, कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है HK वर्मा, पशुपतिनाथ, मोहन शर्मा, राकेश अस्थाना। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के DG पोजीशन पे नियुक्त हुए हैं। इनका जो कार्यकाल होगा वो 2 साल का होगा। 2 साल के लिए इनकी नियुक्ति हुई थी। राकेश अस्थाना से आप लोग शायद परिचित हो, इससे पहले ये CBI में स्पेशल डायरेक्टर पोजीशन पे थे, लेकिन CBI के जो चीफ थे जिनको अभी छुट्टी पे भेजा गया था, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बोला इन्हें फिर से पद वापस कीजिए। फिर जो हमारे अपॉइंटमेंट कमेटी थी जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उन्हें हटा दिया था, उन्हें कहीं और पोजीशन उन्हें शिफ्ट किया था, बाद में वो रिजाइन दे दिए। वही राकेश अस्थाना के ऊपर उन्होंने FIR करने की इन्होंने मंजूरी दे दी थी और इनके ऊपर FIR करवाया था। ऐसे में जो CBI के जो डायरेक्टर थे और स्पेशल डायरेक्टर थे, दोनों में झगड़े को देखते हुए इन दोनों को ही छुट्टी पे भेजा गया था। अब जाके राकेश अस्थाना को भी CBI से हटा दिया गया है और इन्हें BCAS का DG पोजीशन पे इन्हें अपॉइंट किया गया है। ये अपॉइंटमेंट कौन करता है? जो कैबिनेट कमेटी होती है, उनकी एक अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, उन्होंने इनके अपॉइंटमेंट को मंजूरी दी। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। किस लिमिटेड कंपनी ने एक तिमाही में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक शुद्ध मुनाफा कमाने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी बन गई है, कि जिसने एक तिमाही में 10,000 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा नेट प्रॉफिट कमाया है? ऐसी कौन सी कंपनी है? ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। पिछले वित्त वर्ष में, इस बार तो इन्होंने 10,000 करोड़ का मुनाफा कमाया था, पिछले वित्त वर्ष में इन्होंने 9,420 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। हालांकि इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके रिफाइनरी और जो ऑयल को लेके जो थी वहां पे उतने अच्छे से उनका प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन पेट्रोकेमिकल, खुदरा, दूरसंचार, अभी जो हम लोग जियो वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उस कारोबार से इनकी रिकॉर्ड आमदनी हुई और जिसके कारण ये इंडिया की ऐसी पहली कंपनी हो गई जिसने 10,000 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया, जो कि प्राइवेट कोई कंपनी है। अगर हम लोग पब्लिक कंपनी की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, IOC, जिसने 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा कमाया था, जो सबसे पहले उन्होंने 2002-03 में ये मुनाफा कमाया था। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। किस राज्य ने जय किसान ऋण मुक्त योजना की शुरुआत की? ऑप्शन है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको पता है नई सरकार का गठन हुआ है, कमलनाथ इनके CM बने हैं। उन्होंने इलेक्शन में कुछ वादे किए थे कि हम लोग किसानों के कर्ज को माफ करेंगे, और इसका नाम जो उन्होंने रखा था पहले कि मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना, अब उसका नाम बदल के उन्होंने रख दिया है जय किसान ऋण मुक्ति योजना। ये आपको याद रखना है, MPPSC के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्या होगा इसके तहत? इसके तहत 55 लाख किसानों को लाभ मिलेगा, 50,000 करोड़ रुपए का फसल ऋण माफ होगा। समझिए ये बहुत बड़ी बात है, अगर ये सरकार कर दे तो किसानों के लिए तो ये एक वरदान की तरह ही हो जाएगा। और ये कैसे लागू होगा? उन्होंने कहा है कि राज्य में 26 बैंकों की 7500 शाखाओं के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। तो ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये जो एक ऋण योजना चलाया है सरकार ने, ये कितनी कारगर वहां साबित हुई, कितना किसानों को वहां से ऋण माफी हुई है। और इसी के साथ खत्म करेंगे हम आज के इस Q&A सेशन को। हमने पिछले दिन आपसे एक सवाल पूछा था और जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना था। देखते हैं वो सवाल क्या है, उसका सही जवाब क्या है। सवाल था, हाल ही में मानवाधिकार को समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहां पे आरंभ हुआ है? ऑप्शन है दिल्ली, लंदन, पेरिस, दुबई। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लंदन। इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट IOHR ने विश्व में पहली बार मानवाधिकार को समर्पित एक टीवी चैनल को लंदन में लॉन्च किया।
ऐसा क्यों हुआ कि जो इंटरनेशनल ये ऑर्गेनाइजेशन है इसको सिर्फ ह्यूमन राइट के लिए इन्हें एक अलग से टीवी चैनल स्टार्ट करना पड़ा? ऐसा इसीलिए कि देखा गया है कि बहुत सारे देशों में ह्यूमन राइट के जो भी केसेस होते हैं जिससे कि मानवाधिकार को धक्का होता है, ऐसे केसों को वहाँ की मीडिया सही ढंग से नहीं उठाती है। और अगर मीडिया इसको सही ढंग से नहीं उठाएगी तो सरकार इसके ऊपर कैसे एक कड़ा स्टेप लेगी? इसी को देखते हुए ऐसे सभी घटनाओं को अब इस टीवी पे देखा जा सकता है। फिलहाल तो ये इंग्लिश में लॉन्च हुआ है, बाद में इसे स्पेनिश, फारसी और भी बहुत सारी भाषाओं में लॉन्च करने की योजना है। और अब आज का एक सवाल जो आपके लिए है और जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। सवाल है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2015, 7 अगस्त 2016, 1 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2018। दोस्तों इसका सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, फीडबैक जरूर हमसे शेयर करें। अच्छा लग रहा हो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को और देखते रहे JagranaJosh.com को।